वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडिया टॉय फेयर 2021 का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके कहा, ऐसे मेलों से खिलौनों की सनत से वाबस्ता लोगों की हो सकेगी तरक्की। आज सुबह 11 बजे से वेबसाइट द इंडिया टुडे फेयर.in पर सभी लोग कर सकते हैं मुशाहिदा। आसाम, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के असेंबली इंतखाबात का बजा बिगुल। इलेक्शन कमीशन ने किया तारीखों का ऐलान। मगरबी बंगाल में 8, आसाम में 3 और दूसरी रियासतों में एक ही मरहले में डाले जाएंगे वोट। 27 मार्च से 29 अप्रैल के दरमियान होगी रायदही। 2 मई को एक साथ होगी वोटों की गिनती। कोविड के सबब होंगे खुसूसी इंतजामात। मुल्क के मालियाती शोबे में खुशखबरी। दिसंबर छमाही में मुल्क की GDP में 0.4% का इजाफा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने माली साल 2021 और 22 के लिए भारत की तरक्की में 10.8 से बढ़कर 13.7 होने का लगाया अंदाज़ा। आलमी सेहत तंजीम ने दुनिया के 60 से ज़्यादा मुल्कों को वैक्सीन फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके कहा, भारत आलमी सतह पर मौक़ों, तजुर्बों और मालूमात के इश्तराक के लिए है पाबंद अहद। कोविड के खिलाफ भारत की जंग जारी। अब तक 1,37,00,000 से ज्यादा हुई टीकाकारी। रियासतों को टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने की हिदायत। जिनको 1 मार्च से लेना है वैक्सीन, वो आरोग्य सेतु ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर और कोविन वेबसाइट से करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। वजारत दाखिला ने 31 मार्च तक बढ़ाई मौजूदा कोविड गाइडलाइन। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट का दावा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल की दी थी मंजूरी। बाइडेन इंतजामिया ने इससे साजिशी मामले में कुछ सऊदी शहरियों पर पाबंदी आयद करने का किया ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में म्यांमार के मुस्तकिल नुमाइंदे यू क्यू मू ने मुल्क में फ़ौजी बगावत की मजम्मत की। कहा, दौरे हाजिर में फ़ौजी बगावत काबिल कबूल नहीं। म्यांमार की आवाम स्टेट काउंसलर आंग सान सूची के साथ है। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत खिलौना मेला 2021 का इफ्तिताह करेंगे। ये मेला 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। इसका मकसद एक ही प्लेटफॉर्म पर खरीदारों, कारोबारियों, तलबा, असातिज़ा और डिज़ाइनरों वगैरह समेत सभी को जोड़ना है। इस प्लेटफॉर्म पर हुकूमत और सनत एक साथ गौर करेंगे कि कैसे भारत को खिलौना मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग का सनती मरकज़ बनाया जाए। इस वर्चुअल नुमाइश में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के 1000 से ज़्यादा नुमाइशकार अपनी मसनूआत दिखाएंगे। इसमें रवायती तौर पर भारत खिलौनों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और नए तरह के खिलौने दिखाए जाएंगे। मेला में सनतकार और डिज़ाइनर जहां सलाह मशवरा करेंगे, वहीं बच्चे भी मेले में मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। तवक्को है कि इस नौइयत के मेले के ज़रिए भारत खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खुद कफील बनेगा और बच्चों को भी खेल में नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और नुमाइशकारों के जरिए खिलौना मेले के बारे में एक वीडियो जारी किया गया है। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। To support the toy industry of India, Government of India is organizing the first ever India Toy Fair, जहां आपको fun toys, science toys, modern toys, local toys, एजुकेशनल टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज की भरपूर वैरायटी देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट से जानिए कैसे खिलौने बन सकते हैं आपके बच्चों की पढ़ाई का एक वाइटल कंपोनेंट। अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिए जॉयफुल लर्निंग के कॉन्सेप्ट से। अटेंड वेबिनार्स, सेमिनार्स एंड अंडरस्टैंड द टॉय नीड ऑफ ईच एज ग्रुप। ग्लोबल इन्वेस्टर्स, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, MSMEs, SME, लोकल इंडस्ट्रीज का महाकुंभ।
इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भारत की 1000 से ज्यादा कंपनीज और कुशल कारीगर दुनिया को दिखाएंगे विरासत में मिले अपने अनूठे हुनर को। 7 लाख करोड़ के ग्लोबल टॉय ट्रेड में आने वाले वर्षों में भारत सरकार की सहायता से भारतीय उद्यमी एवं कुशल कारीगर कर सकते हैं $400 मिलियन के खिलौनों का व्यापार। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बनाएंगे अपनी नई पहचान, भरेंगे नई उड़ान। ग्लोबल टॉय ट्रेड में बनाएंगे अपना मुकाम। पेरेंट्स, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स 27 फरवरी से 2 मार्च तक इस ऐतिहासिक इंडिया टॉय फेयर का हिस्सा बने और www.theindiatoyfair.in पे रजिस्टर करें। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। टीम अप फॉर टॉयज। और 27 फरवरी से शुरू होने वाले इंडिया खिलौना मेले का मकसद मुल्क में रवायती खिलौनों की सनत को फ़रोग़ देना है। प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की मकबूलियत के सबब रवायती खिलौनों की फ़रोख्त में ज़बरदस्त कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से उनसे वाबस्ता कारीगरों को अपनी रोज़ी रोटी के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के खिलौना ताजिर श्रीनिवास अदावी बचपन से ही रवायती खिलौनों का शौकीन है। रवायती खिलौना बनाने में मसरूफ़ कारीगरों की मदद करने की फितरी ख्वाहिश के साथ उसने हैदराबाद में रवायती खिलौना बेचने के लिए खिलौनों की दुकान खोली है। वो तेलंगाना के निर्मल, आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली जैसे खिलौना बनाने वाले ग्रुपों से मिलते हैं और उनके बनाए हुए रवायती खिलौनों को हैदराबाद में फ़रोख्त करने के लिए ख़रीदते हैं। श्रीनिवासा अदावी ने इंडिया टॉय फेयर में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया है। श्रीनिवास ने दूरदर्शन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिलौना मेला मुल्क में रवायती खिलौनों के वक़ार को ज़िंदा करने में मदद करेगा और बच्चों को उनकी अहमियत से आगाह भी करेगा। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि आने वाले दिनों में खिलौना मेला रवायती खिलौनों की फ़रोख्त बढ़ाने में मददगार साबित होगा। The basic idea behind selling these toys is to support our artisans, support the environment, and supporting our culture. And as PM Modi has said in his Mann Ki Baat speech, we need to support our Indian toys which are made in India so that our economy will become strong and the rupee will be in India itself. It will not go elsewhere. We have been given the opportunity to participate in the toy fair. It is a great opportunity to participate in the toy fair as the awareness will reach out to global audience. मगरबी बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंतखाबी बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जुमे को असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मगरबी बंगाल में 8 तो आसाम में 3 मराहिल में इंतखाबात होंगे। केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक मरहले में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पांचों रियासतों के इंतखाबी नताइज का 2 मई को ऐलान किया जाएगा। Assam General Assembly elections 2021. Elections shall be held in 3 phases. चीफ इलेक्शन कमीशन के इसी ऐलान के साथ ही 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात का ऐलान हो गया। इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम की राजधानी दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया गया। मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को पोलिंग होगी। आसाम में 3 मरहले में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को पोलिंग होगी। तमिलनाडु में पूरी रियासत में एक ही मरहले में 6 अप्रैल को पोलिंग होगी, जबकि पुडुचेरी में एक ही मरहले में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। केरल में भी एक ही मरहले में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी रियासतों में एक साथ 2 मई को वोटों की गिनती होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। The MCC shall come into force with the announcement of these elections. Commission has made adequate arrangements to ensure the effective implementation of MCC guidelines. इन 5 रियासतों में 824 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 18.64 करोड़ वोटर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करेंगे।
2.7 लाख पोलिंग मराकज पर वोटिंग होगी। कोविड के मद्देनजर इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबात के लिए खास ऐलान किया है। इंतखाबात के दौरान सभी जरूरी कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा। पोलिंग मराकज की तादाद भी बढ़ाई गई है। इंतखाबात के औकात में 1 घंटे का इजाफा किया गया है। सभी इंतखाबी अफसरान और मुलाजमीन को फ्रंट लाइन वर्कर्स माना जाएगा और उनका वैक्सीनेशन होगा। उम्मीदवार समेत 5 लोग ही घर घर जाकर तशहीर कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट रज़ाकाराना तौर पर होंगे। हसास पोलिंग मराकज पर CRPF की तैनाती होगी। रियासतों में खुसूसी पुलिस अफसरान तैनात किए जाएंगे। We have taken care of Bihu, Holi, Vishu, Easter, Good Friday, Ramadan, all these things they have been kind of trying to take care. Not only that, I would like to inform you that even when the exams for Central Board of Secondary Educations were being fixed, Umesh Sinha ji had a series of meetings, informal meetings or formal meetings between him and the CBSE authorities, and we try to kind of see what their sensitivities are. इंतखाबात के ऐलान से पहले ही इलेक्शन कमीशन की टीम इंतखाबी रियासत जिनमें आसाम, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल रियासतों में इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक दौरा कर चुकी है। कमीशन ने आइंदा असम्बली इंतखाबात के मद्देनजर हिफाजती दस्तों की तैनाती भी शुरू कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रियासती पुलिस नोडल अफसर, रियासती CAPF कोऑर्डिनेटर मिलकर हिफाजती दस्तों की तैनाती करेंगे। सभी सियासी जमातों ने इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम किया है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि हम हर जगह 5 राज्यों में इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। We want free and fair election. Election Commission is a constitutional autonomous body, and Election Commission should work independently. We are all prepared to contest the election. तमिलनाडु में 24 मई, मगरबी बंगाल में 30 मई, आसाम में 31 मई, पुडुचेरी में 8 जून और केरल में 1 जून 2021 को सरकार की मुद्दत कार खत्म हो रही है। असेंबली इंतखाबात की सीटों के लिहाज से देखें तो तमिलनाडु में 234, मगरबी बंगाल में 294, आसाम में 126, पुडुचेरी में 30 और केरल में 140 सीटों पर इंतखाबात होंगे। तमिलनाडु में ई पलानी स्वामी की हुकूमत है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है। इसके साथ ही केरल में पिनाराई विजयन की क़यादत में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की हुकूमत है। दूसरी जानिब आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। वहीं पुडुचेरी में कांग्रेस की हुकूमत थी। दिल्ली से ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और मगरबी बंगाल में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी तशद्दुद के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। रियासत में बरसर इक़्तिदार तृणमूल कांग्रेस और BJP के दरमियान रस्साकशी जारी है। रियासत के कड्डापारा में जुमे को BJP के गोदाम में खड़ी कैंपेन वैन में तोड़फोड़ का वाक़या पेश आया है। BJP ने इल्ज़ाम लगाया है कि TMC के कारकुनान ने गोदाम में दाखिल होकर कैंपेन वैन को तोड़ दिया और कीमती साजो सामान चुरा लिया है। मरकजी वज़ीर और BJP लीडर स्मृति ईरानी अपने एक रोज़ा इंतखाबी दौरे पर कल मगरबी बंगाल पहुंची। मरकजी वज़ीर ने 24 परगना ज़िले के मगरबी पंचूपाता इलाके में रोड शो भी किया। रियासत में हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम आइंदा असेंबली इंतखाबात में BJP को मुंतखब करके ममता बनर्जी को जवाब देंगे। And it is that where democratic voices across Bengal have decided that they will make sure that the TMC this time loses the assembly election. We are grateful that the people of Bengal are coming out in large numbers to support us, either in the yatra or in the programs that are being done by our senior leadership. That is indicative that this time in West Bengal you will see the lotus blossom. और आज नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया था शुरू में कि आज खिलौना मेले का इनेकाद हो रहा है आज से, और खिलौना मेले की न्यूज़ की तरफ एक बार और रुख करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस मेले का इफ्तिताह करेंगे और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास।
सुधाकर, आज खिलौना मेले का जो है इंडिया खिलौना मेले 2021 का वज़ीर आज़म जो है उसका शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक के खिलौनों के इस दौर में ट्रेडिशनल खिलौने, जो रिवायती खिलौने होते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे। तो इससे मेले से कितना फ़ायदा होगा उन खिलौनों के लिए और उनके कारीगरों के लिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और दो चीजें हैं मोहम्मद मसरूर। सबसे पहली बात तो एक तरह से प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हर सेक्टर में भारत को आगे आना पड़ेगा। अगर खिलौना उद्योग की अगर बात करें तो ये करीब 7 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है, वैश्विक व्यापार है इसमें, लेकिन भारत की इसमें हिस्सेदारी काफी कम है। और भारत में मौजूदा समय में जो खिलौने बेचे खरीदे जाते हैं उसमें 80% भारत आयात करता है और सिर्फ 20% जो लोकल उत्पादन होता है। और उसमें भी जो स्वदेशी खिलौने जो लकड़ी से बने हुए हम जानते हैं स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए खिलौने, उनकी मात्रा काफी कम है। एक तरह से जो लोकल खिलौना उद्योग है उसको प्रोत्साहित करने के मकसद से वैश्विक जो व्यापार है उसमें भारत की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से और भारत को एक टॉय हब बनाने के उद्देश्य से ये बड़ा खिलौना मेला आयोजित किया जा रहा है और उस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है भारत एक बड़ा उद्योग बने, सस्ते, किफायती और सुरक्षित खिलौने। देखिए, जो खिलौने आयात होकर आते हैं उसमें से कई ऐसे खिलौने, एक बड़ी मात्रा है जो हैजार्डस जो केमिकल है, ऐसे केमिकल जो नुकसान पहुंचा सकते हैं बच्चों को, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में भारत में कई ऐसे क्लस्टर्स है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो लोकल उद्योग है उनको मार्केट नहीं मिल रहा है, जो स्टार्टअप है उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा। अगर इस क्षेत्र की खासतौर से बात करें तो एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को लाने के मकसद से, बायर सेलर को इकट्ठा करने के मकसद से, इनोवेटिव सोच को आगे बढ़ाने के मकसद से ये जो बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और पिछले साल मन की बात में इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था और उसके बाद ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसमें देश विदेश भारत के तमाम जो उद्योग के लोग, जानकार, एक्सपर्ट और एक तरह से सरकार के लोग एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर बात करेंगे तो एक उद्योग को एक नई दिशा मिल सकेगी। बस वो जी, जैसा कि आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की बात करें या वज़ीर आज़म का नारा वोकल फॉर लोकल की बात करें या फिर जो है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करें, तो इन सब को देखते हुए खिलौना मैन्युफैक्चरिंग जो है या खिलौना आउटसोर्सिंग का जो सनती मरकज़ बनाने की तैयारी हो रही है और उसके साथ साथ हम जोड़ें कि ट्रेडिशनल खिलौने जो हमारे रिवायती खिलौने जो है उनके लिए कैसा ये प्लेटफॉर्म होगा? तो बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा आपने मशरूर। और देखिए, हम जानते हैं कि कर्नाटक में रामनगर का चन्नापटना हो, आंध्र प्रदेश का कोंडापल्ली हो, असम का धुबरी हो या उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात कर ले, कहीं लकड़ी के खिलौने, कहीं बांस से बने हुए खिलौने, ये बड़े लोकप्रिय खिलौने हैं। स्थानीय स्तर पर काफी अच्छी खपत है, लेकिन देश के भीतर भी लोगों को अगर एक बिहार के व्यक्ति को कर्नाटका का खिलौना चाहिए, आंध्र का खिलौना चाहिए, तो उसको दिक्कत होती है। एक तरह से सप्लाई चेन की वो व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है। ये जो लोकल खिलौने हैं ये सुरक्षित भी है और एक तरह से किफायती भी है, तो काफी ज्यादा प्रमोशन की गुंजाइश भी है। तो लोकल उद्योग हो, एमएसएमई हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, बड़ी इंडस्ट्री से मतलब इनोवेटिव खिलौनों की बात हो रही है, ऑगमेंटेटिव खिलौनों की बात हो रही है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाए, ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हो। तो एक तरह से ऐसे खिलौने जिसके जरिए बच्चे सीख सके, कुछ जान सके, उस पर जोर हो। तो एक तरह से एक पूरा इकोसिस्टम इस मेले के जरिए, संवाद के जरिए तैयार करने का मकसद है। और हम जानते हैं कि इस मेले में 1000 से भी ज्यादा एग्जीबिटर्स जो देश और दुनिया के बड़े खिलौने उत्पाद करता वो रहेंगे। तो साथ ही साथ हर सेक्शन के लिए जो पेरेंट्स हैं, जो एमएसएमई है, जो स्थानीय कारीगर है, उनके लिए अलग अलग सेशन है, तो वो भी काफी कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं इस मेले के जरिए जो अगले 3-4 दिनों तक चलेगा। आखिर में बस ये जानना चाहूँगा सुधाकर आपसे कि बच्चों के लिए कितना दिलचस्प होगा ये मेला? बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। और खासतौर से देखिए, एक बात प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं कि खिलौना इस तरह का होना चाहिए जो बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति, कुछ जानने की, कुछ करने की प्रवृत्ति जागृत करे। और उस लिहाज से एक फोकस इस पूरे मेले का अगर थीम अगर कहे तो
ये भी है कि इस तरह के खिलौनों को एग्जिबिट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, जिससे बच्चे सीख सकते हैं। देखिए पेरेंट्स जो है ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस मेले में, और वो बच्चों को भी दिखा सकते हैं जो विभिन्न यहाँ उत्पाद है, यहाँ से खरीदारी भी की जा सकती है। तो एक तरह से ये प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए भी काफी मुनासिब रहेगा, और बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको भी इंडस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक हर क्षेत्र के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है, और एक टॉय हब के तरफ भारत बनने के तरफ अग्रसर हो चुका है, एक बात जरूर कही जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खिलौना मेले का जो मकसद है वो यही निकल कर आता है कि इसके ज़रिए से भारत के जो नारे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात हो या फिर जो है वोकल फॉर लोकल की बात हो या मेक इन इंडिया की बात हो या मेड इन इंडिया की बात हो, और उसके साथ साथ ख़ास करके ट्रेडिशनल जो रिवायती खिलौने हैं, जो रिवायती कारीगर हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको एक ऐसा मौका देना है जिससे कि उनका जो रिवायती खिलौने बहुत पीछे रह गए थे, उससे लोग दूर हो गए थे, उनको भी एक मौका मिल सके, वो अपने खिलौनों को देश और दुनिया में बेच सकेंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की मईशत पर काफ़ी अहम बातें कही। बजट में किए गए इल्तिज़ामात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बजट में मुल्क के मालियाती शोबे के लिए काफ़ी अहम इक़दामात किए गए हैं। इसके तहत हम प्राइवेट शोबे को पहले के मुकाबले मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा निजी और सरकारी शोबे मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस वर्ष के बजट में फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हर पहलू को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप इस बजट में हमने प्रस्तुत किया है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को हम ताकतवर बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का विस्तार कैसे करेंगे, इसकी भी एक झलक इस बजट में आप देखते हैं। अब बजट के बाद ये संवाद इसलिए अहम है क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही मिलकर इन सारी बातों को आगे ले जाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के फाइनेंशियल सेक्टर के ताल्लुक से हुकूमत का नज़रिया बिल्कुल वाज़ेह है। मुल्क में कोई भी डिपोजिटर हो या कोई भी इन्वेस्टर, दोनों ही यकीन और शफाफियत का तजुर्बा करें, यह हमारी आला तरजीहात में है। इसके अलावा उन्होंने हर शोबे में की जा रही इस्लाहात पर भी अपनी बात कही। सामान्य परिवारों की कमाई की सुरक्षा, गरीब तक सरकारी लाभ की प्रभावी और लीकेज फ्री डिलीवरी, देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन, ये सारी बातें हमारी प्राथमिकता है। बीते सालों में जितने भी रिफॉर्म्स हर सेक्टर में किए गए हैं, ये सारे लक्ष्य उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सबसे बड़ा डिजिटल इंक्लूजन हो, डायरेक्ट बेनिफिट का इतना बड़ा मैकेनिज्म हो, या फिर छोटे बैंकों का मर्जर, कोशिश सिर्फ यही है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर सुदृढ़ हो, वाइब्रेंट हो, प्रोएक्टिव हो। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास की सालगिरह पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में सदर जमहूरिया ने कहा कि श्री गुरु रविदास की सालगिरह के मौके पर सभी अहले वतन को मुबारकबाद। गुरु रविदास समाजी मसावात, कौमी यकजहती, अखलाकी अक़दार पर जोर दिया है। आइए हम उनकी तालीमात पर अमल करते हुए मसावात, इत्तेहाद और अदल व इंसाफ पर मबनी समाज और मुल्क की तामीर के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। और आज गुरु रविदास की सालगिरह है। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए गुरु रविदास को खिराज अकीदत पेश किया है।
इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए अजीम इनकलाबी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में अब तक 1,34,72,643 लोगों की टीकाकारी की गई है, जबकि कोरोना वायरस की वबा से मुतासरीन में से अब तक 1,07,50,680 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 97.17% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.42% रह गई है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह टेड्रोस अदनोम गैब्राइस ने कोरोना वैक्सीन के लिए दूसरे ममालिक की मदद करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश की है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने ट्वीट करते हुए कहा कि वैक्सीन तकसीम में मसावात की हिमायत करने पर भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना। शुक्रिया। कोरोना वैक्सीन की खुराकें तकसीम करने के बारे में आपकी वाबस्तगी 60 से ज़ायद ममालिक में सेहत कारकुनों और दीगर तरजीही ग्रुपों को वैक्सीन मुतारफ़ करवाने में मुआविन साबित हो रही है। मुझे उम्मीद है कि दूसरे ममालिक भी आपके अज़्म पर अमल करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके आलमी सेहत तंजीम के सरबराह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम सभी इस वबा के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। भारत आलमी वसाइल, इल्म और तजुर्बात को मुश्तरक करने के लिए पुरअज़्म है। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खाशोगी को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ईमा पर कत्ल किया गया था। खाशोगी को सऊदी अरब के शहजादे का सख्त नाक़िद समझा जाता है। जमाल खाशोगी ने अपनी तहरीरों के जरिए सऊदी अरब की हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बाइडेन इंतजामिया ने इस मामले की पेश नज़र कुछ सऊदी शहरियों पर पाबंदी का ऐलान किया है। 2 अक्टूबर 2018 को खाशोगी की मौत के बाद अमेरिका में दोनों सियासी जमातों के साथ एक बैनुल अक़वामी सतह पर गम व गुस्सा पाया गया था। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब पर। रोजनामा इनकलाब की जो पहली सुर्खी है, 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। मगरबी बंगाल में 8, आसाम में 3 मराहिल में होंगे असेंबली इंतखाबात, जबकि केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक ही मरहले में 6 अप्रैल को कराई जाएगी पोलिंग। इंतखाबी नताइज का ऐलान 2 मई को। इसी अखबार की एक और सुर्खी पर नजर डालते हैं। खेल के सफ़े की सुर्खी है, गुलमर्ग में खेलो इंडिया का दूसरा एडिशन शुरू। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। कहा, नौजवान खिलाड़ी आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबरों की बात करें तो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की जो पहली सुर्खी है वो है तीसरी सहमाही में जीडीपी में 0.4% का इजाफा। और साथ ही शेयर बाजार में 2021 की सबसे बड़ी गिरावट भी देखी गई है। अखबार ने लिखा है कि 8% शरह नमू मुमकिन है। जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मईशत पटरी पर वापस लौट सकती है। इसी अखबार की एक और खबर है, पहले सफ़े की सुर्खी, हवाई सफ़र होगा सस्ता, बगैर सामान के सफ़र करने वालों को मिलेगी रियायत। टिकट बुकिंग के वक्त ही मुतबादिल ये बताना होगा, तभी उनको ये रियायत मिलेगी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम खबरों की बात करें तो पहले सफ़े की सुर्खी है, मुल्क में पेशावरों के शोबे में डॉक्टर सबसे मुअज़्ज़ज़ है। तमिलनाडु MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी की 33वीं तकरीब तकसीम असनाद से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने ये बातें कही है। इसी अखबार की एक और अहम खबर है, बालाकोट से मुताल्लिक़ है। राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान को अखबार ने शाये किया है। अखबार ने लिखा है कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर फ़िज़ाइया की कार्रवाई के 2 साल मुकम्मल होने पर एयरफोर्स के जवानों को सैल्यूट पेश किया है। अपने ट्विटर पैगाम में राजनाथ सिंह ने और वज़ीर दिफा ने उनको सैल्यूट किया और उनका खैर मकदम किया है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। फ़िलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया आपसे रुखसत होने का। इजाज़त दें, आदाब।